तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एजी केमिस्ट्री के चैप्टर 6 जिस चैप्टर का नाम है अणुभार, तुल्यांकी भार, परमाणु भार और संयोजकता के पेपर में आने वाले आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आंकिक प्रश्नों में हमसे तुल्यांकी भार पूछा जा सकता है, अणुभार पूछा जा सकता है, संयोजकता पूछी जा सकती है, अम्लता पूछी जा सकती है या फिर क्षारकता पूछी जा सकती है। तो देखिए, तुल्यांकी भार, अणुभार, संयोजकता, अम्लता और क्षारकता ये सभी हमें एक ही सूत्र में मिल जाएंगे। या आंकिक प्रश्न किसी दूसरे प्रकार से है जिसमें हमें अणुभार ज्ञात करना है तो इसके लिए एक दूसरा सूत्र भी है। ठीक है, इसका मतलब इस चैप्टर के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको हम दो सूत्रों की सहायता से हल कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि पहला सूत्र क्या है। तो जो पहला सूत्र है तुल्यांकी भार, मतलब तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार या अणुभार बटे n। तो परमाणु भार या अणुभार क्या होता है उसको भी अभी सीखेंगे। और जो यहाँ पर यह n है तो यही n ही संयोजकता है, अम्लता है और क्षारकता भी है। इन तीनों के अतिरिक्त जो n होता है तो n को आवेश भी कहते हैं। मतलब n संयोजकता भी है, अम्लता भी है, क्षारकता भी है और आवेश भी है। जैसे यदि हमें परमाणु का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो परमाणु के लिए हमें उस परमाणु की संयोजकता पता होनी चाहिए। और यदि हमें किसी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तब हमें उस अम्ल की क्षारकता पता होनी चाहिए। और यदि क्षार का हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो क्षार के लिए हमें उस क्षार की अम्लता पता होनी चाहिए। और जब हमें किसी लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है तब उस लवण का हमें आवेश पता होना चाहिए। तो देखिए, जितने भी हमारे इस चैप्टर में आंकिक प्रश्न हैं उसमें या तो परमाणु हमें मिलेगा या अम्ल मिलेगा या क्षार मिलेगा या फिर लवण भी हो सकता है। तो चूंकि हमें किसी परमाणु की संयोजकता की जरूरत पड़ेगी, अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता और लवण के आवेश की भी हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे पता किए जाते हैं। तो देखिए, परमाणु की संयोजकता हम कैसे पता करेंगे। तो परमाणु की संयोजकता जो होती है वह परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालना जानते हैं तो हम किसी भी परमाणु की संयोजकता पता कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जिन चार कक्षकों की हमें जरूरत होती है, जैसे पहला कक्ष है K और दूसरा कक्ष L और तीसरा कक्ष M और चौथा कक्ष N। तो देखिए, पहले कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 और इसमें 18। जैसे सोडियम परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, तो जो यह पहला कक्षक है जो कि यह कक्ष K कक्ष है तो इस कक्षक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 11 होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यह हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यह हो गया। ठीक है, तो इस कक्षक में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर जो अगला कक्षक है L, और इस कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन और रह गए हैं, क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जो परमाणु क्रमांक है सोडियम का वह 11 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए पहले कक्षक में और 8 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं। ठीक है, अब जो अगला हमारा कक्षक है जो कि है M कक्षक, तो इस M कक्षक में सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 8 इसमें है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यह, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए, जब किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में 1 2 3 या 4 इतने में से यदि कोई भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो यही उस परमाणु की संयोजकता होगी। जैसे इसका जो बाह्य कक्षा है, मतलब जो बाहर का कक्षा है जो कि M है, तो इस M वाले कक्षक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि इन्हीं में से एक संख्या है जो कि है 1। इसका मतलब जो सोडियम की संयोजकता होगी वह होगी 1। तो इस चीज को देखिए, हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या हो जाएगा 2, 8, 1। तो इसके जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 1 है, इसका मतलब इसकी संयोजकता 1 होगी। और देखिए, यदि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 या 5 से ज्यादा है
तो उसकी संयोजकता हम कैसे पता करेंगे? 8 में से हम जितने भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं वो घटाकर हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसके बाह्य कक्षा में यदि 5 इलेक्ट्रॉन होते तो यदि हम 8 में से 5 घटा देते तो हमें 3 मिलता, तो 3 ही उस तत्व की संयोजकता हो जाती। अब देखें यदि एल्युमिनियम ले लिया जाए, ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 13 होता है। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, शेष इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 3। मतलब जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह 3 होगी। इसका मतलब जो एल्युमिनियम की संयोजकता होगी वह 3 होगी, क्योंकि बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह इन्हीं में से ही एक संख्या है जो कि है 3। तो जब किसी आंकिक प्रश्न में कोई परमाणु आएगा तो हम उसकी संयोजकता इसी प्रकार से ही ज्ञात करेंगे। अब देख लेते हैं कि अम्ल की क्षारकता कैसे पता करते हैं। तो देखिए जो अम्ल होता है तो अम्ल की क्षारकता हम कैसे पता करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है वह एचायन पर डिपेंड है। मतलब किसी अम्ल में जितने एचायन के अणु होंगे उतनी ही उसकी क्षारकता हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस अम्ल को ले लेते हैं HCl, तो इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है वह 1 है। इसका मतलब जो HCl की क्षारकता होगी वह 1 होगी। और जैसे दूसरा अम्ल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो इसमें जो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या है वह है 2। इसका मतलब जो इसकी क्षारकता होगी वह होगी 2। और कोई दूसरा अम्ल ले लेते हैं जैसे एसिटिक अम्ल जो कि होता है CH3COOH, तो इसमें जो एचायन की संख्या है वह 1 है। अब क्षार की अम्लता के बारे में जान लेते हैं। तो जो क्षार होता है वह OH आयन पर डिपेंड है। जैसे यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो इसमें जो OH आयन की जो संख्या है वह 1 है, तो इसकी जो अम्लता होगी वह 1 होगी। और दूसरा क्षार यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो इसमें देखिए जो OH आयन की संख्या है वह है 2। इसका मतलब इसकी जो अम्लता होगी वह 2 होगी। इसी प्रकार यदि हम यह क्षार ले लें तो इसमें देखिए जो OH आयन की संख्या है वह 3 है। इसका मतलब इसकी अम्लता 3 हो जाएगी। अब लवण की संयोजकता देखते हैं कैसे पता करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक लवण ले लेते हैं NaCl, तो अब हम इस पर देखेंगे कि इसका आवेश कितना है। तो सोडियम का प्लस होता है, इसका माइनस होता है। ठीक, तो सोडियम का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। इसका मतलब जो इस पर आवेश है वह 1 है, अतः जो इसकी संयोजकता होगी वह 1 होगी। अब जैसे यह लवण है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें जो आयनों की संख्या है वह 2 है। इसका मतलब इसकी जो संयोजकता होगी वह 2 होगी। और दूसरा यदि लवण ले लें कोई AlCl3, तो इसमें जो आयनों की संख्या है वह 3 है। इसका मतलब इसकी संयोजकता 3 होगी। ठीक है, तो चूंकि तुल्यांकीय भार ज्ञात करने के लिए हमें संयोजकता की जरूरत होगी, तो परमाणु, अम्ल, क्षार और लवण की संयोजकता किस प्रकार से पता करते हैं यहाँ पर सीख लिया गया है। अब जो आंकिक प्रश्न है उनको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज रह गई है जो कि है परमाणु भार या अणु भार। तो अणु भार कैसे निकालते हैं वह भी अभी आंकिक प्रश्न में ही सीख लेंगे। तो देखिए इस 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का तुल्यांकीय भार 9 है तथा संयोजकता 3 है। इसके परमाणु भार की गणना कीजिए। और यह प्रश्न 2002 और 2009 में आ भी चुका है। तो चूंकि यहाँ पर परमाणु दिया हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है एल्युमिनियम, तो चूंकि इस प्रश्न में तुल्यांकीय भार है, परमाणु भार है और संयोजकता है, तो इस सूत्र की सहायता से हम तुल्यांकीय भार भी ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं, अणु भार और संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमें इस प्रश्न में परमाणु भार ज्ञात करना है, तो तुल्यांकीय भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। तो देखिए जब प्रश्न में परमाणु भार दिया हो या पूछा जाए तब हम परमाणु भार रखेंगे, और यदि प्रश्न में अणु भार दिया हो या पूछा जाए तब हम सूत्र में अणु भार रखेंगे। ठीक है, और n की जगह पर यदि संयोजकता है तो संयोजकता रखेंगे, और यदि अम्ल है और क्षारकता दी हुई है तो क्षारकता रख देंगे, और क्षार दिया हुआ है तो हम उसकी अम्लता यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर n ही पड़ा रहने दें। तो चूंकि हमें परमाणु भार ज्ञात करना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट सूत्र बना सकते हैं कि परमाणु भार बराबर, तो परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, इधर भिन्न है और यदि इसके बटे में 1 मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो परमाणु भार अक्कम परमाणु भार बराबर तुल्यांकीय भार गुणे संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी सूत्र से यह सूत्र बनाया गया है। या यदि हम सूत्र नहीं बनाना चाहते हैं तो इसी में सबके हम मान रखकर भी परमाणु भार पता कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पर यह किया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई,
तब हमें बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करानी होगी। तो चलिए इसी सूत्र में हम सबके डायरेक्ट मान रख दें। तो तुल्यांकी भार हमारे पास दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बराबर परमाणु भार हमें ज्ञात करना है और बटे में है संयोजकता, तो संयोजकता दी हुई है 3। तो चूंकि हमें परमाणु भार की आवश्यकता है तो यह हो जाएगा 9 गुणे 3 बराबर इधर रह जाएगा परमाणु भार। तो परमाणु भार को इधर कर दें और जो यहाँ 9 3 27 है इस 27 को इधर कर दें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 11वें प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यह भी प्रश्न वर्ष 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चूंकि इसमें हमें अणुभार ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि अणुभार ज्ञात करने के लिए हमारे पास तुल्यांकी भार और n होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ना ही तुल्यांकी भार है और ना ही n है। ठीक है, तब हम इसका अणुभार कैसे पता करेंगे। तो देखिए किसी भी यौगिक का अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें उस यौगिक का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है यूरिया, तो देखिए जो यूरिया का सूत्र होता है वह होता है NH2CO NH2। तो जो यह यूरिया का सूत्र है तो इसकी सहायता से हम इसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए यूरिया का अणुभार बराबर, तो देखिए सूत्र की सहायता से अणुभार ज्ञात करने के लिए जो सूत्रों में यहाँ पर ये तत्व आए हैं NHCONH, तो इनकी हमें द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं। तो परमाणु भार देखिए हम कैसे पता करेंगे। जैसे पहला तत्व है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 14। ठीक है, और जो यहाँ पर H है मतलब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 1 होता है। और फिर है C अर्थात जो कार्बन है, और फिर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है 15.99, जिसे हम लगभग 16 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, फिर H है जो कि H का 1 होता है। तो इसी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार की सहायता से हम यूरिया का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर है N, तो पहला तत्व है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है अर्थात जो द्रव्यमान संख्या होती है वह होती है 14। अब 14 में हम अगले तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है उसे जोड़ देंगे, तो प्लस अगला तत्व है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 1 होता है। ठीक है, और चूंकि हाइड्रोजनों की संख्या 2 है तो हम 2 से गुणा भी कराएंगे। फिर प्लस अगला है तत्व कार्बन, तो कार्बन का होता है 12, तो कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह होती है 12, तो 12। फिर प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16, फिर नाइट्रोजन की 14, फिर प्लस H हाइड्रोजन की 1, और जबकि हाइड्रोजन में 2 अणु हैं तो 1 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 दूना 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 दूनी 2। तो अब इसे जोड़ लें तो यह हो जाएगा 60। अतः यूरिया का अणुभार जो है वह है 60। तो एक आंसर तो हमें यह प्राप्त हो चुका। ठीक है, अब हमें यूरिया में देखना है कि कितने % नाइट्रोजन है। तो लिखेंगे अब नाइट्रोजन की मात्रा बराबर, तो देखिए नाइट्रोजन की मात्रा हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि सूत्र में जो नाइट्रोजन है वह 2 बार आया है। ठीक है, एक यह नाइट्रोजन है तो N, फिर प्लस दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पर है तो फिर N, और यदि आगे कहीं और नाइट्रोजन इसमें होता तो उसको भी हम इसमें जोड़ देते। ठीक है, अब इन्हीं नाइट्रोजनों की हम द्रव्यमान संख्या जोड़ देंगे। तो नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 14, तो 14 प्लस 14 हो जाएगा, तो 14 14 हो जाएगा 28। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है 28, और चूंकि प्रश्न में हमसे नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत में पूछी गई है इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा हम प्रतिशत में निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत में। तो देखिए किसी भी चीज की हम मात्रा प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए जो यूरिया की पूरी मात्रा है वह है 60, जिसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह तो 28 है। जैसे देखिए यदि कक्षा में टेस्ट लिया जाए तो टेस्ट का जो पूर्णांक है वह 60 है, जिसमें से यदि 28 नंबर हमें प्राप्त हुए हैं तो देखिए नंबर कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं। जितने देखिए नंबर प्राप्त होते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जितने का पूर्णांक है उसको नीचे लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 60 में से 28 नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे पूर्णांक हो 100 का और यदि आप नंबर 80 ला रहे हैं तो 80/100 लिखा जाता है। ठीक है, और यदि इसका प्रतिशत हमें पता करना है तो डायरेक्ट हम 100 से गुणा कराकर इसका प्रतिशत पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह 28 है, जो कि यूरिया की जो पूरी मात्रा है वह है 60।
तो हम 28/60 करेंगे और गुणा करा देंगे 100 से, तो इसका निकल आएगा प्रतिशत। तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो यह हो जाएगा 28 पंचे 140 और बटे में है 3, तो 3 से 140 में भाग करा लें, तो भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा 46.66। अतः नाइट्रोजन की जो परसेंटेज मात्रा है वह है 46.66%, और जबकि बुक में यहाँ पर आंसर आ रहा है 48.66, जो कि वह गलत है। ठीक है, तो दूसरा आंसर हमारा यह हो जाएगा। अब इस 13वें प्रश्न में सल्फ्यूरिक अम्ल के तुल्यांकी भार की हमें गणना करना है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए जो आगे प्रश्न है यह 2008 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न में देखिए H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16 दिया हुआ है। यह क्यों दिया हुआ है? ताकि हम सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकाल सकें। ठीक है, कभी कभी सवाल में ये चीज हमें मिल जाएंगी और कभी कभी नहीं भी मिलेंगी, इसलिए जो परमाणु हमारे हैं तो उनका परमाणु क्रमांक और उनकी द्रव्यमान संख्या लगभग 1 से 40 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो चूंकि यह अम्ल है तो सूत्र में इस N की जगह पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अम्ल में हमें क्षारकता की आवश्यकता होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की हमें क्षारकता का पता होना चाहिए। तो देखिए जो यहाँ पर यह सल्फ्यूरिक अम्ल है इसकी क्षारकता 2 होती है, तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार ज्ञात कर लें। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है H2SO4। तो इसका हम अणुभार कैसे पता करेंगे, क्योंकि H है 2 और हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह 1 होती है, तो 1 गुणा हो जाएगा 2, फिर प्लस करेंगे सल्फर की द्रव्यमान संख्या जो कि सल्फर की दी हुई है 32, तो 32, फिर प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या है वह है 16, तो 16, और चूंकि ऑक्सीजन के 4 अणु हैं तो 4 से हमें गुणा भी कराना होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1 दूनी 2 प्लस 32 प्लस 16 चक्कू 64, तो 2 और 32 हो जाएगा 34, 34 में 64 जोड़ेंगे हो जाएगा 98। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार बटा N, तो अणुभार आया है 98 और N क्या है, तो देखिए चूंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो चूंकि अम्ल है तो अम्ल की हमें रखनी होगी इसकी क्षारकता, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है 2, तो बटे में हो जाएगा 2, तो 98 का आधा करेंगे तो यह रह जाएगा 49, अतः यह हो जाएगा आंसर। अब इस 14वें प्रश्न में एसिटिक अम्ल के तुल्यांकी भार की हमें गणना करना है। ठीक है, यह भी प्रश्न 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न में भी CH और O की द्रव्यमान संख्या दे रखी है। इसका मतलब हम इसकी सहायता से एसिटिक अम्ल का अणुभार पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे एसिटिक अम्ल का अणुभार बराबर, तो एसिटिक अम्ल का अणुभार पता करने के लिए हमें पहले तो एसिटिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र अभी सीख चुके हैं, जब यहाँ पर क्षारकता और अम्लता और संयोजकता निकाली गई थी तो सीख चुके हैं कि जो एसिटिक अम्ल होता है वह होता है CH3COOH। तो जो यहाँ पर C है यह कार्बन है और कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह 12 होती है, तो 12 प्लस H3, तो H की द्रव्यमान संख्या होती है 1, तो 1, अब इसकी गुणा हम कराएंगे 3 से क्योंकि हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, फिर प्लस C, तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 प्लस O मतलब ऑक्सीजन 2 बार है, तो ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह 16 होती है, तो 16 प्लस 16 हो जाएगा, फिर प्लस H, तो H की द्रव्यमान संख्या 1, तो यह हो जाएगा 12 प्लस 3 अकम 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो अब इनको जोड़ लें, तो 12 3 15, 15 और 12 27, 27 और 16 43, 43 में 16 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, 59 और 1 60। तो एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर कितना हो जाएगा, तो सूत्र रखेंगे अणुभार बटे, चूंकि यह अम्ल है तो क्षारकता, अर्थात अणुभार बटे क्षारकता, तो अणुभार है 60 और एसिटिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वह 1 होती है, तो बटे में हो जाएगा 1, तो 60 बटा 1 बराबर 60 ही हो जाएगा, अतः इसका आंसर यह हो जाएगा। तो इस 15वें प्रश्न में हमें कैल्शियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या दे रखी है, तो चूंकि यह परमाणु है तो सूत्र में तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र रखना पड़ेगा परमाणु भार बटा N, और N यहाँ पर संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, तो संयोजकता कैसे पता करेंगे, तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 20 होता है। ठीक है, तो 20 का हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, पहले कक्ष में 2, फिर 8,
फिर 8, फिर 18, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8 10 और 8 18। तो 18 ये हो गए, तो चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि 18 2 20 हो जाएगा। तो चूंकि जो अंतिम कोष है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और हम जानते हैं कि अंतिम कोष में जब 1 2 3 या 4 इतने में से यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, अतः जो कैल्शियम की संयोजकता होगी वह 2 होगी। और देखिए यह भी प्रश्न आ चुका है 2010 में। तो लिखेंगे कैल्शियम का तुल्यांकी भार बराबर, तो चूंकि कैल्शियम परमाणु है तो सूत्र में हो जाएगा परमाणु भार बटा n, तो परमाणु भार यहाँ पर हो जाएगा 40। ठीक है, तो परमाणु भार बटा रखेंगे संयोजकता, तो संयोजकता कितनी आई है 2, तो बटे में हो जाएगा 2। तो 40 का जब आधा करेंगे तो रह जाएगा 20, अतः कैल्शियम का तुल्यांकी भार आया 20। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो शेष आंकिक प्रश्न रह गए हैं इनको करेंगे अगले वीडियो में।